नमो नमः। जयतु संस्कृतम। व्याकरण की श्रृंखला में आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। स्वर और व्यंजन के विषय में हम लोगों ने जाना इसकी पहले की जो कक्षाएं थी। आज हम लोग जानेंगे कि जो उपरोक्त सभी वर्ण हैं अर्थात 42 स्वर और व्यंजन तथा 4 अयोगवाह, इन सभी का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। हमारे मुख के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अवयव हैं और अलग अलग ऑर्गन्स जो है, वैसे तो सारे जो व्यंजन हैं या अथवा स्वर हुए सभी वर्ण अक्षर हमारे मुंह से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुख के अंगों में, उनके अवयवों में किसकी प्रधानता है, मुख्य रूप से कौन सा अवयव प्रधान है किस वर्ण के उच्चारण में, इस बात को विशेषतः संस्कृत व्याकरण में देखा गया है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि चूंकि आगे चल के इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर व्याकरण शास्त्र में कहीं आपको कु लिखा मिल जाए, क में ह्रस्व उ की मात्रा लगे कु, अथवा चू हो, टू हो, तू हो अथवा पू हो, तो ये विशेष संकेताक्षर हैं, इनका एक विशेष प्रयोजन है, उसको हमको जानना है। कु का अर्थ होता है क वर्ग, और क वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण आते हैं, अर्थात ऐसा वर्ग, वर्ग का मतलब समूह, क का समूह, तो क वर्ग के समूह में 5 व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से आपको देखने हैं? क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से चू का अर्थ होता है च वर्ग, और च वर्ग में भी 5 व्यंजन वर्ण ही आते हैं, च, छ, ज, झ और य। फिर इसी क्रम में टू अर्थात ट वर्ग, ट का समूह, ट वर्ग में भी क्रमशः ट, ठ, ड, ढ। हमने स्थान के अभाव में सारे व्यंजनों को नहीं यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से क वर्ग में सभी 5 अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, च में च, छ, ज, झ, य, ट में ट, ठ, ड, ढ, ण, त में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में जहां पू लिखा रहेगा उसका मतलब हो जाएगा प वर्ग। आगे जो भी आप सूत्र पढ़ेंगे उच्चारण स्थान में, तो वहां पर इनका उल्लेख आएगा, इसलिए आपको यह जानना आवश्यक था। आइए हम आगे अब देखते हैं। मुख्य रूप से हमारे मुख से जो वर्ण उच्चरित होते हैं, तो पहले है कंठ वर्ण। कंठ रूप से हम लोग देख रहे हैं कंठ वर्ण, यानी ऐसे वर्ण समूह जो कंठ से निकलते, कंठ से निकलने वाले, जिनमें कंठ की प्रधानता होती है, वो कौन है? ह्रस्व अ और दीर्घ आ। ये दोनों ही वर्ण, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अ वर्ण कहां से उच्चरित होता है, तो आपको बताना है ह्रस्व अ और दीर्घ आ दोनों कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं। फिर क वर्ग के जितने भी 5 अक्षर हैं, उ में आ जाएगा क वर्ग। आप सूत्र में देखेंगे लिखा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी उपरोक्त वर्णों का अ अथवा दीर्घा भी इसमें आ जाता है ह्रस्व के साथ। कु का मतलब हो गया क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, और इसके पहले आप देखें ह, ह वर्ण, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। ये सभी कंठ वर्ण है, कंठ से निकलने के कारण। दूसरा जो है वो तालव्य, यानी तालु से निकलने वाले वर्ण हैं, वो तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इनमें आता है ह्रस्व और दीर्घ ई। उसके बाद फिर चू अर्थात च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, और फिर य और श। ये इतने वर्ण जो हैं ये ताल से उच्चरित होते हैं और तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो ये श है ये तालव्य श है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के श हम पढ़ते हैं ना, तो पहला जो श है वो तालव्य श है, जिसको हम शरीफा वाला श ऐसा पढ़ते हैं। फिर मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा हमारी मुख के अंदर सबसे उच्चतम जो ऊपरी शीर्ष स्थान होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धन्य वर्ण जो है वो कौन कौन से हमको देखना है, ये सूत्र कह रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऊपर में आपने पढ़ा था इचु यशानाम तालु, यानी इतने वर्ण, री से ऋषि आप पढ़ते हैं,
र, र से रथ, और श यानी मूर्धन्य श, और टू का अर्थ हो गया ट, ठ, ड, ढ, ध। इतने वर्ण जो हैं ये मूर्धा से निकलने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं दंत्य वर्ण, यानी दांत के सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो वर्ण कौन कौन से, अक्षर कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। सूत्र हमारा है लृतुलसा नाम दंताः, यानी आप देखिए एक चीज और, यहां पर कंठ है, यहां पर तालु है, यहां मूर्धा है, लेकिन यहाँ दंता यही बहुवचनांत शब्द हैं, क्योंकि ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण कौन कौन से हैं आपको देखना है। ली, ली यहाँ पर ये वैदिक भाषा में, वैदिक वांग्मय में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ली। और ल और स, फिर तू का अर्थ हो गया त, थ, द, ध, न। तू का मतलब ही हो गया त वर्ग, ऊपर में लिखा भी है, तो तू का अर्थ हो गया त वर्ग, त, थ, द, ध, न। तो इतने वर्ण यानी ली, ल, स, त से लेकर के न तक के जो जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान दंत यानी दांत है। तो ये सभी दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो स होता है इसको हम दंती या दंत्य स। फिर ओष्ठ वर्ण आप देखिए, ओष्ठ की सहायता से, ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं, दोनों ओंठों की मदद से। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? सूत्र है उपदमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ यानी दोनों ओष्ठों की मदद से इतने वर्ण बोले जाते हैं। ह्रस्व उ दीर्घ उ, उसके बाद पू का अर्थ हो गया प, फ, ब, भ, म। पू का मतलब ही हो गया प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और फिर क्या है? उपदमानी। पिछली कक्षा में हमने उपदमानी के विषय में चर्चा की है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां जाकर के आप पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं। उपदमानी की चर्चा हुई है। अयोगवाहों में एक अयोगवाह है, आधा विसर्ग जैसा एक हम चिन्ह बनाते हैं, अगर बाद में प और फ वर्ण रहते हैं तो उपदमानीय का भी जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ ही होता है। तो इतने सभी जो वर्ण हैं ये ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। तो आज की कक्षाओं में हमने मुख्यतः कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण और ओष्ठ वर्णों के विषय में विस्तार से जाना। आशा है ये प्रकरण पूरा अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट न समझ में आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो को फिर से पॉज करके या फिर से दोबारा इसको चला करके आप उस विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उच्चारण स्थान से कुछ और भी अभी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान आपको अभी जानना है, वो अगली कक्षाओं में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जय संस्कृत।